नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, नानक क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका सहयोगी योगेश कुमार, अध्यापक गवर्नमेंट स्कूल 4MD। और आज इस क्लास में मैं उपस्थित हूँ मेरे दोस्त, मेरे साथी और मेरे आराध्य देव भगवान शिव के हम नाम एक ही नाम राशि है इनकी, शिव जी की विशेष अनुरोध पर कि हमारे जो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी हैं या हमारे प्लेटफॉर्म पर जो ऑनलाइन विद्यार्थी हैं, उन सभी विद्यार्थियों को भारतीय राज व्यवस्था, राजनीति की कक्षाएं लेने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। छोटा सा परिचय है, योगेश कुमार नाम है और लगभग 12-13 साल हो गए गवर्नमेंट जॉब में। 2012 से मैं पोस्टेड हूँ और राजनीति थोड़ा अच्छा अनुभव रखता हूँ राजनीति के संदर्भ में। और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि हम और आप मिलकर के भारतीय राज व्यवस्था को, भारतीय राजनीति को हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और मेरा विश्वास भी है कि हम इस क्लास के माध्यम से, आपको भी पता लग जाएगा और मुझे भी पता लग जाएगा कि इस क्लास के माध्यम से और आगे आने वाली क्लासों के माध्यम से आने वाली परीक्षाओं में हम भारतीय राज व्यवस्था के संदर्भ में बहुत अच्छा हमारा परफॉर्मेंस दे पाएँ, बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाएँ। इसके लिए मेरा प्रयास रहेगा। शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। पहले शुरुआत करने से पहले थोड़ा-सा मैं ये बता देता हूँ कि जो मेरा अनुभव रहा है 12-13 साल का पढ़ाने का जो अनुभव रहा है या गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो मेरा अनुभव रहा है, उस चीज़ से मैंने एक छोटी-सी बात सीखी है कि विद्यार्थी जब तैयारी करने लगता है, शुरुआत करता है विद्यार्थी जब अपनी तैयारी की, तो वो असमंजस की स्थिति में होता है कि कहाँ से शुरुआत की जाए, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। तो एक छोटी-सी बात मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी को कि आपको आपकी शुरुआत जो है, वो सबसे पहले पाठ्यक्रम से करनी चाहिए। आपने फॉर्म अप्लाई किया, नहीं किया, वो सारी चीज़ें बात की है। जिस परीक्षा की आप तैयारी करना चाहते हो, उस परीक्षा के लिए जो निर्धारित पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, सरकार के द्वारा या जिस भी ऑटोनोमस बॉडी के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है, उस सिलेबस का अच्छे से अध्ययन कीजिए, वो सिलेबस रट्टा मारिए आप। जैसे आपको हिंदी फ़िल्मों के गाने याद है ना पुराने वाले, उस तरह से आपको सिलेबस याद होना चाहिए, फटाफट, फटाफट, फटाफट सिलेबस याद होना चाहिए। और उसी तरह से आपको आपके सब्जेक्ट का भी ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर के सिलेक्शन हो रहा है। आजकल जो अब कॉम्पिटिशन चल रहा है, वो बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन हो चुका है। ठीक है? और इस कॉम्पिटिशन के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बिल्कुल निश्चित होकर के, पूरा डेडिकेटेड होकर के अपनी तैयारी को ध्यान में रखे हुए अपनी तैयारी को करें। ठीक है? तो पहला मेरा आज की क्लास का एक संदेश है ये आपको कि सभी विद्यार्थियों के पास पाठ्यक्रम होना चाहिए। दिन में 1 या 2 बार उस सिलेबस को ज़रूर देख लो। उस सिलेबस को अच्छे से याद कर लो, सिलेबस को पढ़ लो। रट्टा मार दो एकदम, फटाफट रट्टा आ जाना चाहिए एकदम। जैसे आपको कइयों को गाने याद है, कइयों को शायरी याद है, कुछ याद है ना आपको? उसी तरीके से रट्टा होना चाहिए। जैसे एक छोटी-सी चीज़ का रट्टा मैं बताऊँ, हमारे संविधान के अंदर पॉलिटी के अंदर प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना को याद करते हैं लोग या कभी क्वेश्चन बनता है या उसके संबंध में कोई भी बात होती है। तो मेरा मानना है कि प्रस्तावना आपको ऐसे याद होनी चाहिए। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार व्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के प्राप्त कराने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल से वे में मैंने आपको संविधान की परिभाषा बताई है। ठीक है, इसी तरह से पूरा संविधान, पूरा सिलेबस पॉलिटी का जो है अपने आराम से चुटकियों के अंदर याद करेंगे। किसी को कोई प्रकार की परेशानी नहीं होगी, ये मेरा दावा है आपके साथ, मेरा विश्वास भी है, इतने सालों का अनुभव भी है। तो आज की क्लास में हम शुरुआत में जो जो मैंने आपको बात कही, हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे सेकंड ग्रेड या फिर किसी भी एग्जाम में आने वाला जो पाठ्यक्रम होता है, मूल रूप से सेकंड ग्रेड को फोकस करते हुए या पीटीआई की भर्ती को फोकस करते हुए जो फर्स्ट पेपर का जो मैटर है, उसके अंदर जो राजनीति विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है वो क्या है। ठीक है, एक एक पॉइंट पे चर्चा करनी है ना। आपको इस तरह से पॉइंट बना करके लिखना चाहिए सिलेबस, ये ध्यान रख लेना। आपको सिलेबस जो है वो पॉइंट बना करके जिस भी सब्जेक्ट की आप पढ़ाई शुरू कर रहे हो, जिस विषय की, उस विषय की कॉपी के शुरुआत में आपका सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। आपके पास हाथ में जो कॉपी है वो तो अलग है, उसके अलावा आपकी रजिस्टर के अंदर भी ये लिखा होना चाहिए। जैसे भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और विदेश नीति आपके सेकंड ग्रेड का पाठ्यक्रम है, उसको अलग से अगर अपने एक एक पॉइंट के अनुसार बांटे तो पहला पॉइंट है 1919 व 1935, 1919 व 1935 के विशेष संदर्भ में, 1919 व 1935 के विशेष संदर्भ में भारतीय संविधान का इतिहास, भारतीय संविधान का इतिहास। तो मेरा जो सेकंड ग्रेड का अनुभव रहा है, फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स को या सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का जो अनुभव रहा है और जो मैंने
पेपर देखे हैं आज तक के सेकंड ग्रेड के 1919 और 1935 के अधिनियम की, मैं आपको बताता हूं कि मूल 12 बातें आपको 1919 के अधिनियम की हैं और 15 बातें आपको 1935 के अधिनियम की मिलेंगी। वो 12 बातें क्या है उससे पेपर प्रश्न कभी बाहर नहीं गया। 1935 के अधिनियम की वो 15 बातें क्या है उससे कभी प्रश्न बाहर नहीं गया। समझेंगे भी हम, इसमें द्वैध शासन की बात आएगी, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की बात आएगी, ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन शुरू हुआ, खत्म हुआ, केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ, खत्म हुआ, केंद्रीय व्यवस्थापिका को द्विसदनात्मक किया गया। ये देखो पॉलिटी की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, लेकिन जब थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लग जाता है ना, थोड़ा सा ढंग से पढ़ो या फिर थोड़ा सा ढंग से पढ़ाने वाला मिल जाए मेरे जैसा, ठीक है, तो आराम से सारी चीजें हम बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, क्लियर कर पाते हैं और हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो पहला टॉपिक है आपका 1919 व 1935 के विशेष संदर्भ में भारतीय संविधान का इतिहास। 12 बातें मैं बताऊंगा आपको 1919 के अधिनियम की क्या है और 15 बातें बताऊंगा 1935 के अधिनियम क्या है। उसको रट्टा मार लो, प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा टॉपिक है आपके भारतीय संविधान का निर्माण, सीधा लिखा गया है भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण। अब भारतीय संविधान के निर्माण में 2-3 बातें हैं, ध्यान देना। अब संविधान का निर्माण पढ़ोगे तो यहां आपको 3 चीजें आपके सिलेबस के अंदर आती हैं। क्या क्या आता है जब संविधान के निर्माण की बात लिख दी गई है? तो अब देखो संविधान का निर्माण करवाने वाली जो संस्था थी जिसने संविधान का निर्माण किया था वो थी संविधान सभा। तो हम यहाँ ये पढ़ेंगे सबसे पहले कि संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा का निर्माण या गठन कैसे हुआ, संविधान सभा कैसे बनी। एक पॉइंट इसमें यह पढ़ा जाएगा। एक पॉइंट पढ़ा जाएगा संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा, सभा द्वारा संविधान का निर्माण। ध्यान देना, पॉइंट को पकड़ना, बात को पकड़ना, दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो है भारतीय संविधान सभा का निर्माण, जिसने संविधान बनाया था, उस संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, 389 सदस्य थे, कहां से आए थे, कितने सदस्य प्रांतों से आए, कितने देशी रियासतों से आए, चीफ कमिश्नरेट से कौन से गए, राजस्थान से कौन गए, ठीक है। इन संदर्भ में राजस्थान से एकमात्र ऐसा सदस्य है, राजस्थान का वह सदस्य जो संविधान सभा का उपाध्यक्ष भी बना था। कमेंट बॉक्स में उत्तर बता दीजिए मुझे, राजस्थान का वह सदस्य जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी थे, चाहे वो देशी भारत के लिए थे या विदेशी भारत या ब्रिटिश भारत के लिए थे, उस संदर्भ में ये देखो इस प्रकार का प्रश्न भारतीय संविधान के निर्माण में हम पॉइंट जो है, एक तो पॉइंट बनता है संविधान सभा का निर्माण, दूसरा पॉइंट बनता है संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण, और तीसरा पॉइंट जो आपके सिलेबस में से मूल रूप से लिखा हुआ है, महामहिम हमारे संविधान के मूल निर्माता, मूल स्रोत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर BR अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी का क्या योगदान था, ठीक है, अंबेडकर जी का योगदान। देखो संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अंबेडकर जी की थी। उनके द्वारा दिया गया जो संविधान है, हम तो ये मानता हूँ कि हमारी तो रोजी रोटी इसी से है, हमारा तो सब्जेक्ट ही इन्होंने बनाया है। अगर भीमराव अंबेडकर जी नहीं होते तो हम पढ़ाते क्या, हमारा तो सब्जेक्ट ही पॉलिटी है, ठीक है। तो इनके द्वारा हमें सब कुछ मिला हुआ है। इनका क्या योगदान रहा था संविधान निर्माण में, इसको भी अपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान का निर्माण जो टॉपिक नंबर 2 है आपके, हम सिलेबस का ये मान लीजिए पोस्टमार्टम कर रहे हैं, सिलेबस को एकदम ये समझ लीजिए कि उसको बहुत अच्छे तरीके से पहले क्लियर कर रहे हैं कि सिलेबस क्या है, फिर टॉपिक आराम से याद होंगे, 100% याद होंगे। तो 3 बातें आएंगी, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण कैसे किया गया, और भीमराव अंबेडकर जी का क्या योगदान रहा संविधान निर्माण में। ये पॉइंट हमारे इसके अंतर्गत बचेगा, ठीक है। फिर अगला पॉइंट आता है तीसरा पॉइंट, भारतीय संविधान का निर्माण हो गया। अब उस संविधान की विशेषताएं क्या है, संविधान की विशेषताएं, संविधान की विशेषताएं क्या है, जो संविधान सभा ने हमारा संविधान बना दिया था, उस संविधान की क्या क्या क्वालिटीज है, क्या क्या कैरेक्टर्स है, उसके अंदर क्या विशेषताएं क्या है उसकी। संविधान को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें निकल के आती है, यहाँ हम देखते हैं कुछ विशेषताओं में। सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन देखे, बहुत ही लैंग्वेज जो है ना, भाषा जो है उससे संबंधित अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनते हैं। यहाँ प्रश्न बनता है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विशेषता है जो संघात्मकता के लक्षण को दर्शाती है, कौन से ऐसा लक्षण है जो एकात्मक लक्षण को दर्शाता है। भारतीय संविधान की संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत क्या कुछ शामिल है, एकात्मक व्यवस्था के अंदर क्या कुछ शामिल है। भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। ये संसदात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, एकात्मक शासन व्यवस्था को क्या होती है। भारतीय संविधान का एक प्रश्न और पूछ लेता हूं कि कमेंट में बता दीजिए, भारतीय संविधान का कोई एक लक्षण जो भारतीय संविधान में एकात्मकता का दर्शाता हो, एकात्मक संविधान को दर्शाता हो, ऐसा कोई एक लक्षण आप कमेंट में मुझे बताइए।
ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हमारा बनेगा भारतीय संविधान की विशेषताएं। इसमें हम मोटे तौर पे पूरा संविधान ही देख लेंगे कि क्या कुछ है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट बनता है आपका, अगला पॉइंट है चौथा पॉइंट हमारा मौलिक कर्तव्य। संविधान में मौलिक अधिकार, हमारे संविधान जो बना दिया गया था उसमें मौलिक अधिकार है हमारे संविधान में दिए गए हमें। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है। वो मौलिक अधिकार वर्तमान में पहले 7 थे, अब एक कम हो गया, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, आपको तोते की तरह याद होना चाहिए सब कुछ। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इसका ट्रिक भी है, एक छोटी सी ट्रिक से बात कर लेता हूं मैं। सम, स्व, शोध, शिक्षा संविधान पर, शिक्षा संविधान पर। तो यहाँ से सारे मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अभी लिखने का कुछ प्रयास मत करना, आपको सिर्फ सिलेबस नोट करना है। ठीक है, सिर्फ आज की क्लास में आपको सिर्फ समझना है कि हमें जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा पाठ्यक्रम है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ हमें 6 मौलिक अधिकार पढ़ने होंगे। सम, स्व, शोध, शिक्षा संविधान पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 32 के बीच में ये 6 मौलिक अधिकार दिए गए। हालांकि भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है, लेकिन मौलिक अधिकार 14 से 32 के बीच में। तो यहाँ आपको तोते की तरह ये याद होना चाहिए। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 राज्य या व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में लोक नियोजन में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत किया गया, छुआछूत का अंत किया गया। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत किया गया, किसी को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई। अनुच्छेद 20 अपराध के विरुद्ध संरक्षण, यदि हमसे कोई अपराध हो जाता है तो वहां हमें 3 संरक्षण प्राप्त है। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण, आत्म अभिशंसन से संरक्षण। अभी आपको चाहे चीज ना समझ में आ रही हो, मैं मोटा मोटा बता रहा हूं कि इस तरह से आपको अनुच्छेद याद होने चाहिए। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें बेगार प्रथा को रोका गया है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम को रोका गया है। अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए अपने अपने धर्म को मानने, उसके अनुरूप आचरण करने और उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 26 किसी भी प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने का, उनके लिए संपत्ति अर्जित करने का, उस संपत्ति को कानून के अनुसार खर्च करने का अधिकार है। अनुच्छेद 27 किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जाएगा, धार्मिक कर सरकार नहीं लगा सकती। अनुच्छेद 28 किसी भी सरकार से सहायता प्राप्त सरकारी संस्था के अंदर कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को अपनी अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति, जो आप अल्पसंख्यक है तो आपको अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति बचाने के लिए शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 31 जो समाप्त हो चुका है, संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरह से आपको मौलिक अधिकार सारे 10 याद होने चाहिए सारे के सारे। ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट रहेगा हमारे सिलेबस का, मौलिक अधिकार। हम ऐसे ऐसे पढ़ देंगे, इसको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद 5वां पॉइंट है, मौलिक अधिकारों के बाद हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व दिए गए। क्या दिए गए? नीति निर्देशक तत्व। ये क्या होते हैं नीति निर्देशक तत्व? इंग्लिश में बोलते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्यों को, सरकारों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जब आप कानून बनाएं तो इन बातों का ध्यान में रखेंगे, इन बातों को ध्यान में रख करके आप काम करेंगे। सरकार के कर्तव्य हैं ये, और कर्तव्य वैसे माने तो माने, ना माने तो ना माने। तो डीपीएसपी क्या है, इनकी क्या विशेषता है, इस पर अपने चर्चा करेंगे। नीति निर्देशक तत्व पॉइंट है हमारा। छठा पॉइंट है हमारा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, ये मैं आपको आराम से एक छोटी सी ट्रिक से सारे मौलिक कर्तव्य याद करवा दूंगा। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, वो फंडामेंटल राइट्स है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज है। मौलिक कर्तव्य ABCD क्या क्या है मौलिक कर्तव्य। पहला मौलिक कर्तव्य संविधान के उच्च आदर्शों की रक्षा करेंगे, ठीक है, इनके बारे में। दूसरा मौलिक कर्तव्य भगत सिंह को लेकर के आपको याद हो जाएगा, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो चीजें हैं उनको हृदय में संजोए रखेंगे। तीसरा संप्रभुता, अखंडता, एकता की रक्षा करेंगे। चौथा देश आह्वान किए जाने पर देश की रक्षा के लिए तैयार रहेंगे। जो भी है, ये सारे 11 के 11 मौलिक कर्तव्य है। क्योंकि मौलिक कर्तव्य का जो एग्जाम में प्रश्न आता है मित्रों, ये ध्यान रख लेना, वो प्रश्न आपसे आजकल इस प्रकार का आता है कि 5वां मौलिक कर्तव्य कौन सा, सीधा बताइए। अब आप 5वें मौलिक कर्तव्य की जब बात होती है तो 5वां मौलिक कर्तव्य डायरेक्ट याद नहीं आता। हालांकि मौलिक कर्तव्य मोटा मोटा पढ़ा होता है, पर अब समय ऐसा नहीं है कि आप मोटा मोटा पढ़ जाओ। अब आपको डीपली, रेगुलरली और रट्टा वाला चीजें आपको होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, और उसके लिए यहाँ पर हम उपस्थित हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे ये सारी चीजें आपको समझ में आए, याद भी हो। छठा हो गया पॉइंट,
7वां पॉइंट क्या है? मौलिक कर्तव्य हो गया, नीति निरीक्षक सिद्धांत हो गया। उसके बाद आपके सिलेबस में है राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के कार्यालय। राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के कार्यालय। ठीक है, तो राष्ट्रपति का कार्यालय, राष्ट्रपति टॉपिक सीधा नहीं है, राष्ट्रपति का कार्यालय सिलेबस में, प्रधानमंत्री का कार्यालय सिलेबस में, पीएमओ बोलते हैं जिसको। उस कार्यालय का संगठन कैसे होता है, वो कैसे काम करता है, यहाँ हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की भी थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेंगे, उसको भी देख लेंगे। इसी बीच एक छोटा सा कमेंट करके आप ये बता दीजिए कि आज तक के इतने प्रधानमंत्री हुए, उन प्रधानमंत्रियों में अब तक का आपका सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री कौन है? अब तक का सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री कौन है? आप कमेंट करके बताना मुझे। मैं देखना चाहता हूं कि आपको कितना ज्ञान है, किस स्तर पर आप किसको बेस्ट मानते हो। ठीक है, फिर हम प्रधानमंत्री जब टॉपिक पढ़ेंगे, मैं आपको सारे प्रधानमंत्रियों की कहानी सुनाऊंगा। पूरे प्रधानमंत्री की शुरुआत में जवाहरलाल नेहरू कैसे थे, उन्होंने क्या किया, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री कैसे थे, उन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी, जिसको दादी कहने का मन करता है, जबरदस्त, बहुत अच्छी लेडी, बहुत शानदार नेतृत्व करने का गुण, और उस समय की जितनी विपदाएं थी, उन विपदाओं को पार पा करके उसने अपने आप को स्थापित किया, उन परिस्थितियों में अपने आप को स्थापित किया। भारत के उस परिवेश में जब महिलाओं का बाहर निकलना तक मुश्किल था, उस परिवेश में एक प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को स्थापित करना इंदिरा गांधी ने किया। उसके बाद मोरारजी देसाई, गुलजारी लाल नंदा, ये जो भी सारे आगे आगे जो भी हुए, तो उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे, ये जब हम प्रधानमंत्री टॉपिक पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यालय आपके सिलेबस के अंदर मूल रूप से है। उसके बाद अगला पॉइंट है आपके सिलेबस में राजनीतिक दल। राजनीतिक दल व दबाव समूह। दबाव समूह, मैं विश्वास दिलाता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से हम सारी चीजों को पढ़ेंगे। राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज, ये दो प्रकार की होती है वैसे सामान्य तौर पर देखें तो। एक तो होती है राष्ट्रीय राजनीतिक दल, एक होती है राज्य राजनीतिक दल। राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन से होते हैं, क्या शर्तें होती हैं राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनने की? और इसी बीच में एक प्रश्न पूछ लेता हूं, आप इतने अगर ज्ञाता हैं, और एक चैलेंज के साथ प्रश्न है, देखो ईमानदारी से उत्तर देना इस प्रश्न का। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 1952 में, मेरे सामने भी दो लोग बैठे हो, आप भी बता सकते हो, 500 रुपए का नगद इनाम है, इनाम मिल जाएगा, सुन लो चाहे। 1952 में जब कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, उस समय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? जवाब है किसी के पास? 500 रुपए नगद इनाम। 1952 में जब कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, बिना देखे कमेंट करके बताना है। ध्यान देना, हाथ जो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह, हाथ का जो पंजा है, ये तो तीसरे नंबर का है। 1952 में कुछ और था, 1977 में कुछ और लिया, ठीक है, और उसके बाद अभी 1969 में चेंज हुआ। पहले 1952 में कुछ था, फिर 1969 के अंदर इंदिरा गांधी ने अपने लिए अलग चुनाव का चिन्ह लिया, फिर 1977 के बाद 79 में 80 के अंदर चुनाव चिन्ह अलग था कांग्रेस का, 80 में जाकर के हाथ का पंजा कांग्रेस को चुनाव चिन्ह के रूप में लिया गया। तो ये हम राजनीतिक दलों में पढ़ेंगे, कौन से राजनीतिक दल की स्थापना कब हुई, ये भाजपा क्या है, कब शुरू हुई, कब आई है भाजपा की पार्टी, कब बनी, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक दलों के बारे में हम सारी चर्चा करेंगे। तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस के कितनी बार विभाजन हुए, देखो फिर भी ठीक है, आज भी स्ट्रगल में है लेकिन जिंदा है, इतना विभाजन होने के बाद भी। उसके बाद 9वां पॉइंट आपके सिलेबस में विशेष रूप से है भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति, भारत की विदेश नीति और विदेश नीति में नेहरू जी का योगदान। भारत की विदेश नीति और विदेश नीति में नेहरू जी का क्या योगदान रहा, क्या उनसे गलतियां हुई और क्या उन्होंने अच्छे काम किए थे, दोनों चीजों पे चर्चा करेंगे। अपने क्रिटिसाइज करेंगे, ना अपने भाजपा की तरफ है ना अपने कांग्रेस की तरफ है, अपने को जो अपना आत्म, मतलब अपना जो माइंड कह रहा है, अपना जो दिमाग कह रहा है, हमारी जो आलोचनात्मक दृष्टि है, उस दृष्टि से अपने इसके ऊपर चर्चा करेंगे। नेहरू जी की विदेश नीति क्या थी, कहानी के रूप में पढ़ेंगे कि क्या हुआ था, क्या घटनाएं घटित हुई थी, भारत की विदेश नीति के ऊपर चर्चा करेंगे। 9वां पॉइंट जो होगा हमारा भारत की विदेश नीति। और लास्ट जो 10वां पॉइंट है आपके संयुक्त राष्ट्र संघ, यहीं पे लिख देता हूँ, 10वां पॉइंट जो है वो आपके सिलेबस का है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। अक्टूबर 1945 में गठित हुआ था ये संयुक्त राष्ट्र संघ। और वैश्वीकरण, वैश्वीकरण के तहत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उभरते आयाम, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आयाम।
ये क्या है, इसके तहत हमें क्या पढ़ना है, संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या योगदान रहा वैश्वीकरण के तहत, और आज संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या महत्व है, आज क्या काम कर रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ। और हमारे राजस्थान का तो एक व्यक्ति है दलवीर सिंह भंडारी में भी जोधपुर से हैं, जो लगातार काफ़ी वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसके अंदर न्यायाधीश भी हैं। जोधपुर वालों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। जोधपुर वालों ने खूब नाम कमाया है इस लाइन के अंदर, कानून की लाइन के अंदर, तो खासतौर से हमारा हाईकोर्ट भी जोधपुर के अंदर ही है। तो ये हमारा अंतिम बिंदु रहेगा। 10वां टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ वैश्वीकरण के तहत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आयाम। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गठन किया गया था कि भविष्य में कभी अगला विश्व युद्ध ना हो, इस वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने काम भी बहुत अच्छा किया है, और इसके द्वारा जो चल रही एक संस्था है यूनेस्को, है ना, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। अलग अलग हमारी सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरें हैं उनको संरक्षण का काम कर रही है। ठीक है, राजस्थान के लोक नृत्यों को भी इसमें शामिल किया गया, धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया। और अभी अभी एक कुछ जगह और भी है राजस्थान की, एक दो जगह जो सांस्कृतिक धरोहर के रूप में शामिल की गई है। ठीक है, तो उनके बारे में भी चर्चा कर लेना। खैर, मेन पॉलिटी की दृष्टि से हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या योगदान रहा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या कुछ किया है। तो ये 10 पॉइंट है मेरे बच्चों, 10 बिंदुओं को हमने पढ़ना है। और ये मान के चलिए भैया, अगर मैं मतलब ऐसे है कि बागड़ी में अगर जो रांद काटनी है तो बात अलग है, और जो ढंगू पढ़नो आप अच्छी तरीके तैयारी करनी है तो आप टाइम लगावांगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये मान के चलिए कि सब कम से कम 90 से 100 घंटे की क्लास रहेगी। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप वीडियो अंत तक देख रहे हैं तो एक फ़ायदे की बात और बता देता हूँ मैं आपको, कि आपको इन टॉपिकों के 10 के 10 टॉपिकों के बिल्कुल हाथ से लिखे हुए PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे, नाना क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध मिलेंगे। जैसे जैसे एक एक क्लास होती जाएगी उस क्लास के PDF नोट्स आपको, क्योंकि मैंने सारे नोट्स तैयार किए हुए, मेरे को बहुत साल हो गए इसका मैटर तैयार किए हुए, और ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने दूंगा। ठीक है, और प्रत्येक टॉपिक के 10 टॉपिक है, 10 के 10 टॉपिक के जो PDF नोट्स हैं वो आपको नाना क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे या एप्लीकेशन पे भी कोई अगर जगह है तो आराध्य देव भगवान शिव से बोल दूंगा मैं कि आप भी उसको वहाँ भी उपलब्ध करवा दीजिए। ठीक है, तो आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे हैंड राइटिंग में, और राइटिंग भी देख रहे हो ठीक ठाक ही है, सुंदर ही है, आपको टेंशन नहीं है, बढ़िया एकदम चीज़ें समझ में आएगी। और PDF नोट्स से आपको ये फायदा होगा कि सिर्फ आप क्लास देखो और नोट्स को पढ़ो, क्लास देखो और नोट्स को पढ़ो, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना। हाँ, सिलेबस जरूर लिख लेना, सिलेबस जरूर लिख लेना, और कोशिश ये करूंगा कि रोजाना पीछे का मैटर रिपीट होगा और आगे के मैटर पे पहले से सारी चर्चा हो जाया करेगी, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। हाँ, एक चीज़ और, अभी मेरी अगली क्लास जो है वो 2 दिन बाद उपलब्ध होगी। वैसे हो सकता है ये क्लास भी लेट अपलोड हो, तो जैसे भी अगली क्लास उपलब्ध होगी अपने उस समय फिर चर्चा कर पाएंगे अगली चीज़ों के ऊपर भी। तब तक आपको अगली क्लास तक एक छोटा सा टास्क है कि आपको ये सारा सिलेबस याद होना चाहिए। मैं लाइव क्लास लूंगा और एक एक बच्चे से सुनने का प्रयास करूंगा कि आप मुझे सुना के दिखाओ। जितने बच्चों ने ये वीडियो देखी है, आपसे एक अनुरोध और ये है कि अगर आपको ठीक लगा हो, मैटर अच्छा है, आपको समझ आई है कुछ बातें, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जहाँ तक जितना संभव हो सकता है। ठीक है, ताकि हम हर बच्चे को फ़ायदा पहुँचा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।